हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पेक पर। मैं हूं नरेंद्र कुमार और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो फ्रेंड्स, करने हैं यदि आपको सारे डाउट क्लियर तो डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। यही बात आज मैं साबित करने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि कई बार अपन देखते हैं कि इज आर एम वॉज वर को देखते ही, हैज हैव हैड को देखते ही पता नहीं कौन सा टेंस बता देते हैं। इज आर एम देखा कि नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज वर देखा पास्ट कंटिन्यूअस, हैज हैव हैड देखा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ये सब बताने लग जाते हैं। तो आज जो अपन हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं इसमें देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब का भी काम करती है, कहाँ मेन वर्ब का काम करती है और कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का। तो ये सारे डाउट क्लियर करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको पढ़ाया गया मैटर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना हेल्पिंग वर्ब्स। तो फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब्स को पहले तो अपन ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स की जगह पर ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाए तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स को अपन ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से जानते हैं। इनको अपन तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं: प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मार्जिनल ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। देखिए, मॉडल्स हैं, आपने पढ़े हैं, मॉडल के रूप में पढ़े हैं, लेकिन ये जो मॉडल हैं वो अपने जितने भी वो हेल्पिंग वर्ब्स का भी काम करते हैं। इनको बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आते हैं अपन प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो तीन प्रकार की होती है भाई। एक तो बी, डू और हैव। टू बी, टू डू और टू हैव, इनको बी, डू और हैव लगाकर अपन समझने की दृष्टि से देख सकते हैं। देखो, बी वर्ब है इज, आर, एम, वॉज और वर। तो ये जो इज, आर, एम है ये प्रेजेंट टेंस में यूज में ली जाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अपन जो वाक्य बनाते हैं उसमें इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, और वॉज वर है वो पास्ट कंटिन्यूअस में एचवी हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। ऐसे ही डू वर्ब है, ये जो अपनी एचवी है, ये डू, डज और डिड। डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, डिड पास्ट इंडेफिनेट में। ऐसे ही हैज, हैव और हैड। हैज, हैव है वो प्रेजेंट परफेक्ट में और हैड पास्ट परफेक्ट में। मॉडल ऑक्सिलरीज, भाई मॉडल 10 तो ये कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, और 3 ये नीड, डेयर और यूज्ड टू। आपने इनको मॉडल्स के रूप में देखा है, लेकिन ये जो 10 हैं वो तो अपने मॉडल्स हैं। इनको मॉडल ऑक्सिलरीज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। लेकिन ये जो 3 मॉडल हैं अपने, इनको मार्जिनल क्यों कहा गया है? देखिए, नीड, डेयर और यूज्ड टू, ये तीनों मॉडल का काम तो करती है, साथ में ये वर्ब का भी काम करती है, मुख्य क्रिया का भी ये काम करती है, इसलिए इनको अपन मार्जिनल ऑक्सिलरीज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब अपन आज का जो अपना वीडियो है वो स्पेशली टू बी, केवल आज अपन बी वर्ब के यूजेस पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे इसमें। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई डाउट भी अनक्लियर नहीं रहेगा कि इज, आर, एम, वॉज, वर इनका क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ इनको यूज करते हैं और कहाँ पर ये मेन वर्ब का और कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन टू बी वर्ब। देखो, टू बी, ये इज, आर और एम ये प्रेजेंट में है और वॉज, वर ये पास्ट टेंस में काम करती हैं। अब यहाँ पर एक सीधी सी बात है, अपने को ये बातें ध्यान में रखनी है कि ही, सी, इट और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, चाहे सिंगुलर कोई एनिमल वस्तु या कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई जानवर हो सकता है, कोई थिंग वस्तु हो सकती है या पर्सन हो सकता है सिंगुलर, उसके साथ अपन प्रेजेंट टेंस में लेंगे इज और पास्ट में लेंगे वॉज।
ऐसे ही यदि अपना सब्जेक्ट वी, यू, दे व प्लूरल है तो अपन वर्ब प्रेजेंट टेंस हो तो आर लेंगे और पास्ट हो तो वर लेंगे। यहां पर यू, ये देखिए यू को एक बॉक्स में बंद इसलिए किया है क्योंकि यू होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन यू वर्ब हमेशा प्लूरल की ही लेता है, यानी कि इसके साथ इज या वॉज कभी नहीं आएगा, इसके साथ आर या वर ही आएगा। ठीक है, इधर देखिए आई, एक सब्जेक्ट अपना बचा आई, आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम आएगा और पास्ट टेंस में वॉज आएगा। कई बार ये डाउट हो जाता है कि आई के साथ वॉज नहीं आता, कि आई तो बहुवचन होता है। एक्चुअली आई होता सिंगुलर ही है, आई सिंगुलर ही होता है, ये स्पेशल वर्ब्स लेता है बस। प्रेजेंट टेंस में ये एम लेता है, पास्ट में वॉज भी लेता है, कुछ स्पेशल यूज होते हैं इसके, इसमें इसके साथ वर्ब भी आता है। तो देखिए अब ये डाउट क्लियर करते हैं अपन कि कहाँ तो ये जो अपनी बी वर्ब है इज, आर, एम, वॉज, वर मेन वर्ब का काम करेगी और कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का। ये जो इसको देखिए आप, इस चार्ट को अच्छे से देखिए एक बार कि ये मेन वर्ब प्रेजेंट या पास्ट सिंपल, भाई इज, आर, एम है तो प्रेजेंट टेंस समझ लेना और वॉज, वर है तो पास्ट टेंस समझ लीजिएगा आप। अब इधर देखिए ही इज ए ग्रीन ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर का मतलब होता है फल सब्जी विक्रेता, जो फल सब्जी विक्रेता होता है बेचने वाला उसको ग्रीन ग्रोसर कहते हैं। मतलब वह यहाँ पर देखिए वह एक ग्रीन ग्रोसर है, लेकिन ये जो इज है वो अकेला आया है, इसके साथ में कोई और वर्ब नहीं आई है। ऐसी वी आर कॉलीग्स, कॉलीग्स का मतलब होता है जो साथ में काम करने वाले हैं, किसी ऑफिस में जो अपने साथ में काम करने वाले जो सहकर्मी होते हैं उनको अपन कॉलीग्स कहते हैं, सहकर्मी। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। और आई वॉज नर्वस, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये इज, आर, एम, वॉज ये सब देखिए अकेले आ रहे हैं, इनके साथ में कोई और वर्ब नहीं आ रही है। तो सीधी सी बात यही है कि जब ये अकेले आते हैं इज, आर, एम और वॉज, वर, जब वाक्य में अकेले प्रयोग में लिए जाते हैं, इनके साथ कोई दूसरी वर्ब नहीं आती है, तो आप समझना कि ये प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनेट अर्थात सिंपल टेंस होता है। इज अकेला आ रहा है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस, आर अकेला प्रेजेंट सिंपल, एम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट, और वॉज आ रहा है ऐसे ही वर आ जाए, वॉज या वर सिंगल ही आनी चाहिए, अकेले दूसरी वर्ब नहीं आती है, तब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस या पास्ट सिंपल टेंस में मानी जाती हैं। और इधर देखिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है प्रेजेंट टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब यहां पर देखिए आप इज अकेला नहीं आ रहा है, इसके साथ में आईएनजी अर्थात वर्ब की चौथी फॉर्म जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं ये साथ में आ रहा है, इज प्लेइंग। यहां पर भी देखिए आर सिंगिंग, और यहां पर एम राइटिंग, और यहां पर वॉज लाफिंग। यहाँ पर इज, आर, एम, वॉज अकेले नहीं आ रहे हैं, इनके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये पास्ट कंटिन्यूअस। सीधी सी बात है, जब इज, आर, एम, वॉज, वर वाक्य में अकेले प्रयोग में लिए जाते हैं तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस कहना है, और जब इनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म आती है तो ये यदि इज, आर, एम है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और वॉज, वर है तो पास्ट कंटिन्यूअस। सीधी सी बात है, वाक्यों को अच्छे से समझ लीजिए इसको। ही इज प्लेइंग हिज फ्लूट, वह अपनी बांसुरी बजा रहा है, मतलब कंटिन्यूअस रहा है, रही है, ये अपन पहचान मानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इधर ही इज ए ग्रीन ग्रोसर, वह एक फल सब्जी विक्रेता है, मतलब वो है प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट सिंपल और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब और यहां पर
फुल वर्ब मैन वर्ब। ऐसे ही वी आर सिंगिंग है सॉन्ग, हम एक गाना गा रहे हैं। आई एम राइटिंग ए नॉवेल, मैं एक नॉवेल लिख रहा हूँ। और आई वॉज लाफिंग एट हर, मैं उस पर हंस रहा था। लाफ जो वर्ब है उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन एट आता है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझिए, फिर अब ये जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आगे फिर अपन बढ़ते हैं और जो इज आर एम वॉज वर है इसके यूजेस पढ़ते हैं। क्या कहाँ पर इसका कैसे यूज करना है, किस प्रकार के वाक्यों में यूज करना है और इनके बाद में क्या क्या अपन यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं यूजेस ऑफ इज आर एम वॉज वर, यानी कि जो इज आर एम वॉज वर है इनके अपन यूज देखते हैं कि किस तरह से इनका प्रयोग करना है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, मतलब जो कोई काम करने वाला होता है उसको अपन सब्जेक्ट कहते हैं, तो सबसे पहले उसको लगाते हैं। फिर अपनी जो वर्ब है बी वर्ब इज आर एम वॉज वर, ये अभी यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, ना कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। ध्यान से देखिएगा, इज आर एम वॉज वर। इनके बाद में देखो नाउन भी आ सकता है, संज्ञा, प्रोनाउन भी आ सकता है, एडवर्ब क्रिया विशेषण, ये सर्वनाम ये भी आ सकता है, एडजेक्टिव विशेषण भी आ सकता है, 2+V1 अर्थात जिसको अपन टू इन्फिनिटिव बोलते हैं, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, और एडवर्बियल एजंक्ट। एडवर्बियल एजंक्ट होता है एक, जैसे अपन एडवर्ब मानते हैं वैसे ही ये किसी क्रिया या जो वाक्यांश होता है, वाक्य का अंश होता है, उसकी पूरी की विशेषता बताता है। जैसा कि इसका उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, इन द रूम। एडवर्ब है वो तो कोई एक शब्द विशेष होता है, जैसे हियर, देयर, हियर, ये एडवर्ब बोल सकते हैं, और इसको अपन बोलेंगे एडवर्बियल एजंक्ट। ये एक फ्रेज है, एक तरह से शब्द समूह है। तो देखिए कुछ वाक्य हैं वो अपन देखते हैं, इनसे अपनी वकैब भी तैयार हो जाएगी और इनके यूजेस भी। सबसे पहले अपन नाउन का यूज कर रहे हैं कि भाई इज आर एम वॉज वर के बाद में नाउन आ सकता है। तो पहले ही इज ए स्टेट्समैन। स्टेट्समैन का मतलब होता है एक जाना पहचाना अनुभवी राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, उसको अपन स्टेट्समैन कहते हैं। तो ये एक वाक्य है, मान लीजिए यहाँ तक। अब बाकी के वाक्य हैं आपको खुद इनसे बनाने हैं, जैसे ही इज ए स्टेट्समैन, ऐसे ही इज ए बुक कीपर। बुक कीपर बोले तो मुनीम। इसमें ये ध्यान रखना है कि ओ, के और ई ये कंटिन्यूअसली तीन जो लेटर हैं वो डबल आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये बीटल सेलर, बीटल सेलर पान विक्रेता, तो ही इज ए बीटल सेलर। ही इज ए शॉफर, शॉफर होता है ये गाड़ी चलाने वाला, कार चालक, उसको शॉफर कहते हैं। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो अपना बी वर्ब है उसके बाद में नाउन भी आ सकता है। ऐसे ही आई के साथ एम लगाकर आई एम ए केमिस्ट, केमिस्ट दवा विक्रेता। आई एम ए कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर का मतलब होता है हलवाई, जो मिठाई की दुकान पर काम करता है, वो मिठाइयाँ बनाता है वो। फिश मॉन्गर, आई एम ए फिश मॉन्गर मतलब मछली बेचने वाला। एक तो फिशरमैन होता है मछली पकड़ने वाला, वो फिशरमैन, ये फिश मॉन्गर मछली बेचने वाला। ये फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट फूल विक्रेता, फूल बेचने वाला। और ग्लेजियर, ग्लेजियर जो शीशा फिट करता है खिड़कियों में वगैरह में, जो भी शीशा फिट करता है उसको अपन ग्लेजियर कहते हैं। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि ये जो इज आर एम वॉज वर है इनके बाद में नाउन्स का यूज हो रहा है। यहाँ पर देखो सी इज एन एडवोकेट, एडवोकेट वकील। सी इज एन ऑडिटर, ऑडिटर होता है लेखा परीक्षक। जो कोई कंपनी होती है उसमें जो फाइनेंशियल जो बातें देखता है, आर्थिक जो भी बातें देखता है उसको अपन ऑडिटर कहते हैं। ऑथर लेखक, और एडिटर, सी इज एन एडिटर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ए का यूज कर रहा था मैं, और यहाँ पर एन, तो आप जानते हैं ये आर्टिकल एन किस वजह से आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये इनकी जो ध्वनि है ए, ओ, ए, तो यहाँ पर तक कोरियोग्राफर में अलग करना है, ए कोरियोग्राफर करना है। सी इज ए
कोरियोग्राफर, बाकी इनमें अपने को एन का यूज करना है। एडिटर होता है संपादक, मतलब जो न्यूज़पेपर या मैगजीन होता है उसमें ये डिसाइड करता है कि कौन सी न्यूज़ छापनी है और कौन सी नहीं छापनी, उसको अपन एडिटर कहते हैं। कोरियोग्राफर मतलब जो नाच सिखाने वाला डांस टीचर होता है उसको अपन कोरियोग्राफर कह सकते हैं। तो ये सब ये नाउन्स थे इनके बाद में। अब अपन देखते हैं कि प्रोनाउन, सर्वनाम का यूज भी होता है बी वर्ब के बाद में, जैसे इट इज माइन। ये यहाँ पर देखिए इनमें दो बातें हैं, एक तो होता है माई और एक है माइन। ये अपन ने प्रोनाउन में पढ़ा था। माई है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, मतलब ये विशेषण होता है, और माइन होता है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है, ये सर्वनाम का काम करता है। इसके बाद में हमेशा नाउन आता है, इनके साथ में नाउन जरूरी नहीं है। देखिए इट इज़ माइन, ये मेरा है। इट इज हर्ज, यहाँ पर हर्ज ये पजेसिव प्रोनाउन है, यह है उसका है। इट इज हिज, अब हिज है वो पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों होता है, यही फॉर्म होती है, तो इट इज हिज ये उसका है। इट इज योर्स ये तुम्हारा है। इट इज आवर्स ये हमारा है। इट इज देयर्स ये उनका है। तो मतलब ये इनके बाद में, इट के बाद में अपन ये प्रोनाउंस सारे यूज में ले रहे हैं। अब देखिए प्रोनाउन के बाद में एडवर्ब, तो ही इज हियर, हियर एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है हियर। ऐसे ही सी इज देयर, वह वहाँ है। देखो एडवर्ब को कैसे पहचाना है, हाउ, वेयर और व्हेन, व्हाई। हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, मतलब कैसे, कहाँ, कब, क्यों, इनका जो जवाब होता है वो एडवर्ब होता है। अब देखिए अपन इन दोनों का ट्रांसलेशन करेंगे। ही इज वह है कहाँ, वहाँ। सी इज वह है कहाँ, वहाँ। ये तो यहाँ और ये वहाँ। ऐसे ही दे आर इन द रूम, वे हैं कहाँ है, कमरे के अंदर। इसको अपन एडवर्बियल एडजंक्ट कहते हैं, एडवर्बियल एडजंक्ट। अपन एडजंक्ट नहीं कहें तो भी एडवर्बियल बोल सकते हैं। ये देखो एक फ्रेज है पूरी, इन द रूम, ये एडवर्बियल एडजंक्ट। ऐसे ही आगे देखिए, अब ये एडजेक्टिव आएगा। अब इसके बाद में एडजेक्टिव विशेषण का भी यूज कर सकते हैं, जैसे वी आर हैप्पी, ये विशेषण है, हैप्पी एडजेक्टिव है। या वी आर एंग्री, इट इज हॉट या कोल्ड, इट इज कोल्ड, जो भी है ये दोनों एडजेक्टिव है। आप अलग अलग वाक्य इनसे बना सकते हैं। ये एडजेक्टिव आ गया। बाद में अपन देखते हैं टू प्लस V1, अर्थात टू इन्फिनिटिव भी अपनी बी वर्ब के बाद में आ सकती है। जैसे ही इज टू कंप्लीट हिज वर्क, उसे अपना कार्य पूरा करना है। ये ड्यूटी वाले सेंटेंस हैं, तो इसमें अपन ये टू इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं। बी वर्ब के बाद में ये भी आ सकती है। आई एम टू गो टू जयपुर, मुझे जयपुर जाना है, तो ये देखो एम के बाद में टू गो। ऐसे ही दे आर टू कम ऑन मंडे, उनको सोमवार को आना है, तो टू कम। और सी इज टू कम हियर, उसे यहाँ आना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से अपन ये अच्छे से समझ सकते हैं कि इज आर एम वॉज वर्ब के बाद में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, टू इन्फिनिटिव और एडवर्बियल एडजेक्टिव, एडजंक्ट, ईटीसी हैं, ये सब आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केवल इज आर एम का यूज करके ये वाक्य बनाए हैं। अब ये जो सभी वाक्य हैं इनको आप एक बार पास्ट सिंपल टेंस अर्थात वॉज वर्ब का यूज करके बना सकते हैं। भाई जहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी, इट, तो आप क्या लगा दोगे, वॉज, आई के साथ भी वॉज, और बाकी जो प्लूरल हैं जैसे वी, यू, दे, तो उनके साथ आप वर लगाकर इनको कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने ये जो इज आर एम वॉज वर है इनका मतलब सकारात्मक यूज ही देखा था, मतलब पॉजिटिव वाक्यों में, अफर्मेटिव जो वाक्य हैं उनमें इनका प्रयोग देखा था। लेकिन नेगेटिव सेंस में इनका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, वो अपन देखते हैं। देखिए सीधी सी बात है, ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं इसमें। नेगेटिव सेंस है तो वही बात है कि सब्जेक्ट के बाद में इज आर एम वॉज वर है,
बस इनके जस्ट बाद में अपने को नॉट लगा देना है और फिर वो का वही, यदि नाउन आ रहा है तो नाउन, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन, एडवर्ब है तो एडवर्ब, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव। इस तरह से अपन ये लगाते जाएंगे। एक दो उदाहरण देखिए, जैसे इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं थी। तो यहाँ पर देखो इट सब्जेक्ट है, इसके बाद में अपनी बी वर्ब वॉज आ गया और ये नॉट का यूज कर दिया और ये माई फॉल्ट, माई यहाँ पर एडजेक्टिव है, विशेषण, और ये नाउन है ही। तो ठीक है, ऐसे ही दे आर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे, ये एडवर्ब आ रहा है, वर्ब के बाद में ये इसका नेगेटिव। जैसे दे आर हियर, वो यहाँ है तो दे आर नॉट हियर, सॉरी यहाँ पर देयर लिख रखा है, दे आर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं है। ऐसे आई एम नॉट हियर, मैं यहाँ नहीं हूँ। इस तरह से जितने भी अपन ने जो वाक्य बनाए थे अभी, उनके आप नेगेटिव सेंस में नकारात्मक वाक्य भी बना सकते हैं। आगे अपन देखते हैं इनका प्रश्न कैसे बनाना है। भाई जो अपनी बी वर्ब है इससे प्रश्न कैसे बनाना है, क्वेश्चन भी तो करते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न अपन डायरेक्ट इज आर एम वॉज वर्ब से, डायरेक्ट ये जो अपनी बी वर्ब है यहाँ पर फुल वर्ब का काम कर रही है, इस फुल वर्ब से, इस मेन वर्ब से प्रश्न बन रहा है। यहाँ पर देखिए इज आर एम वॉज वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट लगा देना। पहले सब्जेक्ट आ रहा था पहले, अब आ जाएगा इस वर्ब के बाद में, बी वर्ब के बाद में, फिर वही सेम पैटर्न रहेगा। नाउन है तो नाउन, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन, बाकी जो भी आएगा वो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। जैसे अभी अपन ने एक वाक्य बनाया था, आई एम ए स्कल्प्टर, कि मैं एक मूर्तिकार हूँ, या ही इज ए स्कल्प्टर। तो आई से अपन इसका जवाब देते हैं आर यू ए स्कल्प्टर, क्या तुम एक मूर्तिकार हो। स्कल्प्टर का मतलब होता है मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला। तो ये आर पहले आ गया, वाक्य की शुरुआत है इसलिए बड़ा आ रहा है, कैपिटल लेटर, आर यू ए स्कल्प्टर। ऐसे ही इज इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है, इसका अपन साधारण वाक्य बनाते हैं तो इट इज योर्स, क्वेश्चन मार्क हट जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है इज इट योर्स। वर यू देयर, क्या तुम वहां थे। तो ये सब अपन इनसे क्वेश्चन बना रहे हैं। अब भाई ये जो क्वेश्चन बना है इसका भी तो नेगेटिव क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं। भाई सकारात्मक वाक्यों का नेगेटिव बन रहा है तो अपन इस प्रश्न का भी नेगेटिव क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे क्या तुम वहां नहीं थे, ऐसे भी तो प्रश्न कर सकता है। यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अपन जो सब्जेक्ट है अपना, ये जो सब्जेक्ट है इसके तुरंत बाद नॉट लगा देना और वो उसका नेगेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहाँ पर बनाकर बताया मैंने, आर यू नॉट ए स्कल्प्टर, क्या तुम मूर्तिकार नहीं हो। इज इट नॉट योर्स, क्या ये तुम्हारा नहीं है। वर यू नॉट देयर, क्या तुम वहां नहीं थे। इस तरह से ये भी इसका वाक्य बन जाता है। लास्ट में इसका रह जाता है क्वेश्चन बनना WH वर्ड से। अपने जो WH वर्ड है, हु, हुम, व्हाट, हुज, विच, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ओल्ड, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ मेनी, जो भी हैं, जितने भी अपने जो WH वर्ड्स हैं उनसे देखो इस तरह से इसके प्रश्न बन सकते हैं। सीधी सी बात है, पहले WH वर्ड लगा देना, उसके बाद में जो अपनी बी वर्ब है इज आर एम वॉज वर्ब वो आ जाएगी और फिर आ जाएगा अपना सब्जेक्ट और इनसे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे व्हाट इज दिस, ये क्या है। व्हाट वाज दैट, ये क्या था। हु इज सी, वह कौन है। यहाँ पर देख लीजिए पहले अपन WH वर्ड लगा रहे हैं, फिर उसके बाद में बी वर्ब आ रही है और फिर ये सब्जेक्ट आ रहा है। Who was there, वहाँ कौन था। अब यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट नहीं है, Who was there। इस वाक्य में कहीं आप इस एडवर्ब को सब्जेक्ट कर दो, यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं, पूछा जा रहा है Who, कौन। हु का मतलब कौन, मतलब अपन सब्जेक्ट को पूछ रहे हैं कि वहाँ कौन था। जैसे राम was there, राम was there, या there was राम, देयर वॉज राम नहीं, राम वॉज देयर, राम वहां पर था। तो ये अपन सब्जेक्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर, ये एडवर्ब है। व्हाट आर एप्पल्स टुडे, व्हाट आर एप्पल्स टुडे का मतलब है आज एप्पल्स के क्या भाव हैं।
प्राइस पूछनी है कि आज क्या भाव चल रहा है, तो वो इस तरह से अपन पूछ सकते हैं। ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वर्ष के हो, हाउ ओल्ड आर यू। यहाँ पर हाउ के साथ में ये एडजेक्टिव आ रहा है। What is your father, यहाँ पर तुम्हारे पिताजी क्या हैं, इसका मतलब है वो क्या काम करते हैं, उनका डेजिग्नेशन पूछा जा रहा है। इस तरह से अपन जो अपनी बी वर्ब है इज, आर, एम, वॉज, वर, उसके मतलब पहले अपन ने पढ़ लिया कि भाई कहाँ पर तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है और कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। हेल्पिंग वर्ब सीधा सा पता चल गया कि भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में करती है, और जब ये मेन वर्ब का काम करती है तो इस तरह से यूज में ली जाती है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में आती है। इज, आर, एम अकेली आ रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, वॉज, वर अकेला आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। अब अपन पढ़ेंगे इसका एक बहुत ही शानदार यूज। देयर के बाद में बी वर्ब का यूज आता है। अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस प्रयोग को, कई बार अपन ने स्कूल पर निबंध भी लिखा है, जैसे देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, देयर इज अ लाइब्रेरी इन माई स्कूल। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो कैसे बनते हैं वो अपन अभी देखेंगे। देखिए, कई बार अपन देखते हैं कि देयर है वाक्य की शुरुआत में ही आ जाता है, अपन ये समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज़ है, मतलब ये वाक्य की शुरुआत में क्यों आता है, कैसे आता है, ये इस तरह, इसका मतलब किस तरह का ये यूज है। तो आज अपन इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि देयर वाक्य की शुरुआत में ही आता है, तो ये क्यों आता है, क्या कारण रहता है इसका। देखिए, इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ देयर विद बी वर्ब। यहाँ पर अपन सबसे पहले देखो देयर लगा देते हैं, फिर इज, आर, वॉज, वर, एम नहीं लगता है, इज, आर, वॉज, वर। प्रेजेंट टेंस में इज या आर आता है और पास्ट हो तो वॉज या वर। फिर सब्जेक्ट आता है, ये देयर सब्जेक्ट नहीं आता है, यहाँ पर बी वर्ब के बाद में जो सब्जेक्ट आता है, जो वर्ड आता है उसको अपन सब्जेक्ट कहते हैं। फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस, जो बाकी का वाक्य अपन लिख देते हैं। देखिए, एक उदाहरण देखिए पहले कि देयर इज ए बॉय इन द रूम, मतलब कमरे में एक लड़का है, कमरे में एक लड़का है। अब यहाँ पर अपन देयर को पहले लगा रहे हैं, फिर वर्ब लगा रहे हैं और वर्ब के बाद में ये सब्जेक्ट लगा रहे हैं अपन। यहाँ पर देयर सब्जेक्ट नहीं है, ये तो केवल इंट्रोड्यूस कर रहा है, परिचय करवा रहा है एक तरह से। यहाँ पर अपना जो मेन सब्जेक्ट है, वास्तविक सब्जेक्ट है, वो ए बॉय है। यानी कि जब कोई जो सब्जेक्ट होता है वो अपना अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु होता है, तब अपन उस अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वाक्य की शुरुआत में देयर लगाकर वाक्य बनाते हैं। तो ये देयर का इंट्रोडक्टरी यूज कहलाता है। यहाँ पर देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, अपन ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ कमरे में एक लड़का है, अपन ऐसे ही कहेंगे कमरे में एक लड़का है। सीधी सी बात बोले तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि ए बॉय इज इन द रूम, मतलब एक लड़का कमरे में है। तो यहाँ पर ये इसका जो यूज है इंट्रोडक्टरी यूज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर इज, यहाँ पर इज लगाया है और यहाँ पर आर लगाया है। यदि अपन देयर को सब्जेक्ट मानते हैं यहाँ पर, तो फिर ये बातें समझ में नहीं आएगी बिल्कुल कि आर क्यों आता है और इज क्यों आता है। वास्तव में ये जो आर है, ये जो इज है, वो इसके बाद वाले इस सब्जेक्ट के अनुसार आता है। यहाँ पर देखिए बॉयज, ये प्लूरल है, बहुवचन है कि नहीं। अब बहुवचन के साथ अपन इज तो ले नहीं सकते ना, आर लेंगे, इसलिए यहाँ पर ये आर आ रहा है और यहाँ पर इज आ रहा है। दूसरा, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य हुआ, इसको अपन प्रेजेंट सिंपल ही मानेंगे। देखिए, देयर वॉज ए काउ इन द फील्ड, खेत में एक गाय थी। अब यहाँ पर ये जो ए काउ, ये सिंगुलर है, इसलिए अपन ने वॉज का यूज किया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए काउज, ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो अपन यहाँ पर वर का यूज कर रहे हैं। आगे देख लीजिए, देयर आर 10 मेंबर्स इन माई
फैमिली, मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, ना कि ऐसा कहेंगे वहाँ मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। तो ये बोलने में मतलब बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। इसका सीधा अर्थ यही होगा कि मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। ऐसे वाक्य अपन बचपन से बनाते आ रहे हैं, विद्यालय पर जो अपना निबंध वगैरह लिखते थे तो उसमें खूब ये लिखते थे। तो देख लीजिए ये इस तरह से इसका यूज है। देयर, अब देखो यहाँ पर अपन कई बार इनका नेगेटिव यूज भी कर देते हैं। तो देयर इज नो लाइब्रेरी, कोई लाइब्रेरी नहीं है। आगे अपन कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे इन द स्कूल, स्कूल में कोई लाइब्रेरी नहीं है, या देयर इज नो लाइब्रेरी, वहां कोई लाइब्रेरी नहीं है। देयर वॉज नो रेन लास्ट ईयर, पिछले साल बारिश नहीं हुई, पिछले साल कोई बारिश नहीं हुई थी। देयर वॉज नथिंग टू ईट, वहां खाने के लिए कुछ नहीं था। इसको आगे जोड़ें तो इन द किचन जोड़ें तो रसोई में खाने के लिए कुछ नहीं था, ऐसे हो जाएगा। देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, मेरे विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं। तो इस तरह से आज अपन ने जो अपनी बी वर्ब है इज, आर, एम और वॉज वर्ब, इनको अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और जो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में इज, आर, एम, वॉज वर्ब का यूज होता है वो समझ में आया होगा। जब इज, आर, एम, वॉज वर्ब अकेले आते हैं तो टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, और जब इनके साथ में आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी जाती है तो ये कंटिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में जो अपनी बाकी की बी वर्ब्स हैं, सॉरी डू वर्ब और हैव वर्ब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।